हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू कुमारी प्रजापति, प्रवक्ता गृह विज्ञान विषय का अध्ययन कराऊंगी। तो हम आपको पिछला अध्याय पढ़ा चुके हैं, यानी पहला जो पार्ट है उसको करवा दिया है तथा ये आपका यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो पिछले अध्याय में हमने आपको आवासीय आवश्यकताओं के बारे में समझाया था, जिसमें प्रत्येक सजीव प्राणी के लिए घर की आवश्यकता होती है। जीवन में अपने आप को अनुकूलित करने के लिए तथा अपने वातावरण में सामंजस्य करने के लिए एक सजीव प्राणी को घर की आवश्यकता होती है। आपको मैंने एक कथन के माध्यम से समझाया था, ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट। घर पूर्व हो या पश्चिम ही श्रेष्ठ होता है, घर अपना ही श्रेष्ठ होता है, जिसमें घर और मकान के बारे में आपको बताया था तथा उसकी कुछ आवश्यकताएं भी आपको पढ़ाई गई थी। अब आपका दूसरा अध्याय है गृह निर्माण की योजना। गृह निर्माण की योजना, प्लानिंग टू बिल्डिंग ए हाउस। घर का निर्माण करते समय किन किन योजनाओं को बनाना चाहिए, घर किस प्रकार बनाना चाहिए, उसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, वहाँ का जो माहौल है, वातावरण है कैसा होना चाहिए तथा वहाँ पे मनुष्य के लिए जो आवश्यक जलवायु है वहाँ पर समुचित रूप से मिल सके। तो अभी हम आपको परिचय के बारे में बताएंगे। तो घर मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता है कि रोटी, कपड़ा और मकान में जो मकान है मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक विकास होता है। वह शुद्ध, स्वच्छ, हवादार, रोशनी युक्त मकान होना चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं का निजी मकान बनाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजी स्वयं का मकान बनाना पड़ता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक घर बनता है, जिसमें सभी प्रेम भाव की भावना से मिलजुल कर आपस में रहते हैं। भवन निर्माण से पहले एक निश्चित योजना, जब घर का निर्माण करते हैं तो एक निश्चित योजना बनानी चाहिए कि कितने कमरे हमें बनवाने हैं, किचन कहाँ बनवाना है, सीढ़ियाँ कहाँ बनवानी है। ये नहीं है कि कैसे भी कहीं से भी शुरू कर दिया जाए। आजकल भवन निर्माण करते समय एक अच्छे इंजीनियर की सलाह ली जाती है, एक अच्छा नक्शा तैयार किया जाता है ताकि भवन निर्माण करते समय कोई परेशानी ना हो तथा कम स्थान में सभी व्यवस्थाएं हो सके। तो भवन निर्माण के लिए एक निश्चित योजना, रूपरेखा, नक्शा तैयार करना पड़ता है। एक नक्शे के आधार पर ही उस भूमि पर कमरों का निर्माण किया जाता है। सदस्यों के साथ उसमें कमरों का निर्माण किया जाता है। अतः एक चतुर, बुद्धिमान एवं कुशल गृह प्रबंधक को सोच समझकर गृह निर्माण करना चाहिए ताकि घर में रहने वाले सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास उचित रूप से हो सके। यही गृह निर्माण का आपका परिचय है। अब आपका भवन निर्माण की योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गृह निर्माण करते समय किन बातों पर हमें गौर करना चाहिए, किन किन बातों की हमें आवश्यकता होती है। तो पहला है आपका स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट। नेक्स्ट है आपका भूमि का चयन, सिलेक्शन ऑफ लैंड। आमुख दिशा विन्यास, ओरिएंटेशन, दिशा विन्यास का भी ध्यान रखा जाता है। मकान की बनावट,
स्वांतन, प्रॉपर वेंटिलेशन, खिड़कियाँ आदि का जो हवादार खिड़कियाँ उनकी व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ वाटर, घर में रहने के लिए पानी का भी व्यवस्था करनी चाहिए, विद्युत व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मलमूत्र एवं गंदे जल की निष्कासन, जो घर में मलमूत्र निष्कासन के लिए अलग से नालियाँ होनी चाहिए ताकि घर में गंदगी बदबूदार स्थिति ना हो। तो पहले हम प्रत्येक पॉइंट में स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट के बारे में आपको बताएंगे कि भवन निर्माण करते समय स्थान का किस प्रकार चयन करना चाहिए तथा किस प्रकार का स्थान होना चाहिए। मनुष्य अपना जीवन एक अच्छे घर में व्यतीत करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो अपना जीवन एक अच्छे घर में व्यतीत करना चाहता है, अच्छा समय बिताना चाहता है। घर हमें वर्षा, आंधी, तूफान, जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा करता है। जमीन की एक ऐसी जगह बनानी चाहिए, जब घर का निर्माण करते हैं तो जमीन हमें ऐसी जगह लेनी चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा स्वच्छ वायु एवं सूर्य का प्रकाश सदैव उपलब्ध हो। कई घर ऐसे होते हैं सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं जहाँ पर आवागमन में असुविधा होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक स्वच्छ माहौल में, खुले वातावरण में हमें जमीन का चयन करना चाहिए, भूमि का चयन करना चाहिए। जब जमीन खरीदते हैं उस समय भूखंड, एक छोटा सा भूमि का एक टुकड़ा होता है भूखंड। भूखंड के आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, बहुमंजिली इमारतें, विशालकाय भवन नहीं होने चाहिए। जिस स्थान पर आप जमीन खरीदते हैं, जिस स्थान पर आप जमीन लेते हैं तो वो भूखंड का चुनाव करते हैं, उसको चयन करते हैं। उस स्थान पर ऊंचे ऊंचे बहुमंजिलें तथा ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु का आवागमन नहीं हो पाता है। ये आपका पहला पॉइंट है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। भूमि के आसपास बहुमंजिली इमारतें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका भूमि के आसपास गड्ढा, तालाब, गंदा नाला, कोई पशुशाला, कसाईखाना, चर्मशोधन तथा दुर्गंधपूर्ण वायु का वातावरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है वातावरण दूषित होता है। इस वायु को हम ग्रहण करते हैं जिससे आसपास के वातावरण में अनेक बीमारियां पनपती हैं तथा व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर शोर रहता है जिससे जो सुनने की श्रवण शक्ति है वो कम होने लगती है। ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर धुएं के माध्यम से जलन तथा अशांति होती है। भूखंड अधिक व्यस्त, शोरगुल एवं भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर हम भूमि लेते हैं, जगह लेते हैं, स्थान का चयन करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए तथा जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, आपका सिनेमाघर है, हवाई अड्डा है, थिएटर है, कोई मुख्य मार्केट है, वहाँ पर हमें भूमि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ का माहौल रहता है तथा शोरगुल बना रहता है। जो भूखंड है घनी आबादी से दूर स्थान पर होना चाहिए, जहाँ पर जनसंख्या रहने वाले व्यक्ति हैं प्रति स्थान पर कम होनी चाहिए। भूखंड ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, डाकघर, बैंक, पोस्ट ऑफिस सभी हमारे घर से नज़दीक हो, ताकि आवागमन में कठिनाई ना हो तथा सारे काम आसानी से हो सके। भूखंड के समीप यानी जिस स्थान पर हम जगह का चयन करते हैं, सरोवर, पार्क, नदी, बगीचा, झील नज़दीक होनी चाहिए ताकि व्यक्ति प्रकृति के संपर्क में रह सके तथा प्रकृति का आनंद उठा सके। वहाँ पर माहौल, वातावरण हरा भरा तथा शुद्ध वायु से परिपूर्ण होना चाहिए। तो ये आपका स्थान का चयन के बारे में आपकी कुछ बातें थी। अब बढ़िया भूमि का चयन। भूमि का चयन किस तरह करना चाहिए हमें? स्थान का चयन करते समय भूमि का भी चयन हमें सोच समझ कर करना
चाहिए। वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है तथा किस प्रकार की मिट्टी में भूमि का निर्माण करना चाहिए। आप सभी जानते हैं चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है। तो ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो जमीन होती है पानी को अवशोषित नहीं कर पाती है तथा दलदल की समस्या रहती है, जिस दलदल में कीटाणु वगैरह पनपते हैं तथा बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती है। तो भवन का निर्माण करने के लिए भूमि का चयन करते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त भूमि होती है रेतीली भूमि। कि रेतीली भूमि होती है, इसके कण मोटे मोटे होते हैं जो पानी को आसानी से सोख लेते हैं तथा पानी का जो अवशोषण की प्रक्रिया है जल्दी होती है। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी। भूमि का निर्माण करने के लिए चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में क्या होता है, दलदल की समस्या होती है, पानी को अवशोषण ये मिट्टी नहीं कर पाती है। कंक्रीट एवं पथरीली भूमि। भूमि का निर्माण करते समय ज़्यादा भूमि कंक्रीट एवं पथरीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम घर के आसपास पेड़ पौधों तथा बगीचे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये आपकी भूमि के चयन से संबंधित कुछ बातें थी। नेक्स्ट है आपका आमुख दिशा विन्यास, ओरिएंटेशन। ये क्या होता है, इसे अंग्रेजी में ओरिएंटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। इसका तात्पर्य होता है आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति, मतलब जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस दिशा को ध्यान में रखकर भूमि का यानी भवन का निर्माण किया जाता है, वो आपकी ओरिएंटेशन दिशा विन्यास होता है, जो आकाश की पूर्वी स्थिति भाग की स्थिति होती है। मकान बनाते समय आमुख दिशा का ध्यान रखना चाहिए कि किस दिशा में शयन कक्ष होना चाहिए, किस दिशा में रसोई घर होना चाहिए तथा किस दिशा में जो अपने रोज की जो व्यवस्था होती हैं किस तरह मकान का निर्माण करना चाहिए। तो R.S. देशपांडे के अनुसार एक कथन है, उचित आमुख से आस्य। उचित आमुख से आस्य है एक भवन के नक्शे को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए जिसमें रहने वाले लोग प्राकृतिक संपदा जैसे सूर्य प्रकाश, हवा, वर्षा, धूप आदि का प्रवेश पा सके। कहने का तात्पर्य है कि भवन का निर्माण करते समय कमरों की दिशा इस तरह से होनी चाहिए कि सूर्य का प्रकाश आ सके, धूप से बचा जा सके तथा शुद्ध वायु का आवागमन सभी कमरों में हो सके। यही आपका दिशा विन्यास होता है। प्राप्त वायु, स्वांतन एवं रोशनी, सूर्य प्रकाश, इनका प्रकाश शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है तथा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश ही माना जाता है, ताकि व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से हो सके। इसमें भवन निर्माण के में दिशा विन्यास करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि दिशा विन्यास किन किन बातों में होता है। तो नंबर 1 है भवन का जो प्रमुख द्वार है, तो मुख्य द्वार बनाया जाता है दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। दिशा विन्यास का तात्पर्य है कि हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो किन किन कमरों की दरवाजा तथा जो मुख्य गेट होता है इनकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए। तो भवन का जो प्रमुख द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। दिन के समय काम आने वाले कमरों को उत्तर पूर्व की ओर रखना चाहिए। तो दिन में हम कार्यशील रहते हैं, उनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर रखनी चाहिए। शयन कक्ष हवा बहने की दिशा में रहना चाहिए। भोजन कक्ष यानी जो किचन होती है दक्षिण पूर्व तथा अध्ययन कक्ष उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। बैठक कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। रसोई घर उत्तर पूर्व में होना चाहिए। इस तरह हमें भवन निर्माण करते समय आमुख दिशा विन्यास का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आती मकान की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस। मकान का निर्माण किस तरह करना चाहिए, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। एक भवन बनाने के लिए पहली आवश्यकता होती है नक्शा बनवाना। भूखंड का चयन किया, उसकी मिट्टी का चयन किया, तो मकान की बनावट किस तरह की होनी चाहिए उसका हमें एक नक्शे के अनुसार ही
निर्माण करना चाहिए। एक अच्छे कुशल इंजीनियर, योग्य इंजीनियर से नक्शे का निर्माण करवाना चाहिए ताकि मकान की बनावट, उपयोगिता, आवश्यकताएं समय पर रहकर प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। कई बार आपने देखा होगा सोच समझ की स्थिति से मकान नहीं बनाए जाते हैं तो कभी कभी बीच बीच में से तोड़ फोड़ होने लगती है, जिससे व्यक्ति का समय तथा धन नष्ट होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें मकान का निर्माण करना चाहिए। आवास से सुरक्षा प्राप्त करना, विश्राम करना, अपनी संपत्तियों तथा सुरक्षित रखना ही एक अच्छे मकान का रहस्य होता है, एक अच्छे मकान की विशेषताएं होती हैं। तो मकान का जो बाहरी वातावरण खुला होना चाहिए, नींव किस तरह की होनी चाहिए, वहाँ का जो घर के सामने जो मंच है किस तरह होनी चाहिए, दीवारें किस तरह की होनी चाहिए, छत है, फर्श है, सीढ़ी है, सीढ़ी किस दिशा में होनी चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ किस तरह की होनी चाहिए, इन सभी का ध्यान रखकर मकान की बनावट करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका समुचित समांतर, प्रॉपर वेंटिलेशन। एक उत्तम मकान की प्रमुख विशेषता होती है प्रॉपर वेंटिलेशन। इसका तात्पर्य है मकान में धूप, प्रकाश, शुद्ध वायु का आवागमन होना अति आवश्यक है। उचित समांतर एक अदृश्य मकान का हृदय होता है। जिस तरह से हम सांसों के बल पर जिंदा रहते हैं उसी प्रकार एक मकान में सजीव रूप देने के लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए, शुद्ध वायु का आवागमन भी होना चाहिए ताकि श्वास के रूप में हम O2 गैस को ग्रहण कर सकें और CO2 गैस का निष्कासन कर सकें, क्योंकि O2 गैस को मानव की प्राणवायु गैस भी कहा जाता है, जिससे सजीव प्राणी जीवित रहते हैं। मकान में उचित श्वास व्यवस्था के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। शयन कक्ष का खिड़कियाँ, रोशनदान भवन से बाहर की ओर खोलना चाहिए। भवन में पर्याप्त संख्या में खिड़की, रोशनदान, दरवाजे की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में चिमनी लगी होनी चाहिए ताकि जो गर्म वायु है चिमनी के माध्यम से बाहर निकल सके। स्नान घर का रोशनदान ऊपर तथा बाहर की ओर खुलना चाहिए। यह आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन की विशेषता होती है, समुचित समांतर की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत व्यवस्था, यानी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था किस तरह होनी चाहिए, सभी कमरों में प्रकाश की व्यवस्था किस तरह होनी चाहिए। आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है। पहले इस प्राचीन समय में घर में दीपक जलाकर या कई माध्यमों से घर में उजाले की व्यवस्था करते तथा फिर सभी कार्यों करते, लेकिन आज के समय में सभी कार्य बिजली पर आधारित ही होते हैं। चाहे आप किचन देखो, चाहे अध्ययन संबंधी कोई सामग्री देखो, किचन में आपकी मिक्सी है, मसाला पीसने के कोई बर्तन है, इन सब के लिए हमें बिजली की उचित व्यवस्था करवानी चाहिए। पढ़ने के माध्यम से कंप्यूटर है आपके, इनके लिए सभी कमरों में उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अध्ययन कक्ष में उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि आज के समय में सभी कार्य विद्युत उपकरणों के माध्यम से संपन्न होते हैं, जैसे दाल पीसना है, मसाला पीसना है, वस्तुओं को धोना है, मक्खन निकालना है, खाना बनाना है। घरेलू कार्यों में भी आजकल बिजली का प्रयोग किया जाता है, जैसे जूसर है, टोस्टर है, मिक्सर है, ओवन है, हीटर, कूलर, पंखा, फ्रीज, यानी घरों की हजार की रोजमर्रा की वस्तुएं ये सभी बिजली के द्वारा ही स्वचालित होती हैं। इसलिए सभी कमरों में उचित ट्यूबलाइट तथा कूलर, पंखा, AC की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पानी की व्यवस्था। घर का निर्माण करते समय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जल ही मनुष्य का जीवन है, वह जल के बिना नहीं रह सकता है। घर का कोई भी कार्य करो जल के द्वारा ही संपन्न होता है। खाना खाने के बाद नहाने, धोने, पीने के लिए सभी के लिए हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर पानी की व्यवस्था सही ना हो, नलों के माध्यम से गंदा पानी आता हो
तो मैं घर पर ही फिटकरी के द्वारा पानी को शुद्ध करके पानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मलमूत्र एवं गंदे जल का निष्कासन। खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो लास्ट में जो पॉइंट आपका आता है सबसे महत्वपूर्ण, सफाई। मेन पॉइंट हमारा क्या है? सफाई। किसी भी लिए आज के समय में देखो कोरोना महामारी फैली हुई है, तो सबसे पहले हमें सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। भवन का निर्माण करते समय मलमूत्र, गंदे जल, वर्षा का जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए तथा जहाँ तक हो हमें वर्षा जल को इकट्ठा करना चाहिए ताकि हमें जल की कमी महसूस ना हो। अगर मलमूत्र, गड्ढे, जल का निष्कासन नहीं होगा तो घर कैसा हो जाएगा? बदबूदार हो जाएगा। घर में मच्छर, अनेक कीटाणु पनपेंगे तथा जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो आज के समय में हमें सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमारियों से हम बच सकें। यही आपका भवन निर्माण योजना के बारे में जो कुछ बिंदु थे जिनका मैं आपका अध्ययन आज कराया है।